हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद एक बार फिर सभी का केडी कॉमर्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे की बात करने वाले हैं, जो कि यूपीएचएससी कॉमर्स के लिए और यूजीसी नीट कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने चूज़ किए हैं वो प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं आपके यूपीएचएससी के और यूजीसी नेट कॉमर्स के, उन पेपर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब सेलेक्ट किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने का जो बेस है वो ये है, क्योंकि अगर आप पेपर का एनालिसिस करें, प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें, कॉमर्स के पेपर्स का और मतलब यूजीसी नेट कॉमर्स के पेपर का और यूपीएचएससी के कॉमर्स के पेपर का, तो आप पाएंगे कि जो यूपीएचएससी है वो जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पे बात करता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में असर्शन बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड, मैचिंग क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। लेकिन जो यूजीसी नेट कॉमर्स है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके अलावा बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन दोनों पेपर के एनालिसिस के बाद उसमें से कुछ ऐसे पे क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक। और इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एक बार डिटेल के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि उसका सही ऑप्शन क्या है और उनका जो आंसर होगा उन आंसर्स का हम लोग डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो जो पहला आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है उसके अंदर आपसे कहा जा रहा है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला जो ऑप्शन है आपके पास उसके अंदर आपके सामने कहा गया है कि पी क्यू प्लस पी एस, दूसरा जीडीपी माइनस आईटी माइनस एस, आईटी का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, और जो तीसरा ऑप्शन है वो जीडीपी प्लस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, और जो चौथा ऑप्शन है आपके पास उसके अंदर है आपका जीडीपी माइनस डायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा इसको आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन के अंदर बात करी जा रही है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की हम जब बात करते हैं तो अगर आपके पास मार्केट प्राइस दिया है और फैक्टर कॉस्ट आपको निकालना हो तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके लिए उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने उसके अंदर कहा गया है कि विच वन इज़ नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो फिजिकल पॉलिसी है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, प्रमोट प्राइस स्टेबिलिटी, टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, अगर आप हम लोग फिजिकल पॉलिसी की बात करें तो फिजिकल पॉलिसी जो है उसका बेसिकली सही जो इसमें आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ए क्यों होना चाहिए? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का पर्पज़ जो है या ऑब्जेक्टिव जो है वो लिक्विडिटी को बढ़ाना नहीं है। उसका पर्पज़ प्राइस स्टेबिलिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, इनइक्वालिटी को मेंटेन करना है। ये सारे इसके पर्पज़ हैं। इनको एक बार हम लोग डिटेल में यहाँ देख लेते हैं इनके कौन कौन से पर्पज़ हो सकते हैं। तो एक बार आप यहाँ से इसको देखेंगे आप लोग। देखिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो फिजिकल पॉलिसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई जो फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या होता है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी हो और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका हम ऑप्टिमम एलोकेशन कर सकें, उनका मैक्सिमम या बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी इनकम और वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। कैपिटल फॉर्मेशन और इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वो किसके ऑब्जेक्टिव हैं, फिजिकल पॉलिसी के। और जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इंक्रीज लिक्विडिटी जो है इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन जो 3 होगा आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो जो पहला ऑप्शन है आपके पास वो है मार्केटिंग कैपेसिटी, दूसरा जो ऑप्शन है आपके पास दूसरा जो ऑप्शन है मेरे पास वो ऑप्शन है ऑपरेशनल कैपेसिटी, तीसरा है आपका मनी एंड कैपिटल मार्केट, चौथा है आपका पर्सनल कैपेसिटी। एक बार क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। विच वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है, मार्केटिंग कैपेसिटी,
ऑपरेशनल कैपेसिटी, मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड पर्सनल कैपेसिटी। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन्वायरमेंट की बात करी जा रही है, इसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करना है। इन्वायरमेंट के अंदर जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में मनी एंड कैपिटल मार्केट का रोल नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको शायद समझ में आ गया होगा क्यों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखें तो मनी एंड कैपिटल मार्केट जो है, मनी एंड कैपिटल मार्केट इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। हाँ, मार्केटिंग कैपेसिटी, ऑपरेशनल कैपेसिटी एंड पर्सनल कैपेसिटी ये बिल्कुल पार्ट हो सकते हैं। खैर, वापस बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन डज नॉट कंसिस्ट। जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है उसमें कौन सी चीज़ इसके अंदर नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल इरोजन, प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, फ्लड एंड नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा जो है वो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन नहीं है? तो ध्यान से अगर आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। पहला था लैंड डिग्रेडेशन, प्रॉब्लम ऑफ ओवर ग्रेजिंग एंड इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, फ्लड, और चौथा नन ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीन के तीनों जो आपको दिख रहे थे वो तीन के तीनों ऑप्शन आपके इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के ऑप्शन थे। अब जरा इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एक्चुअली होता क्या है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज द डिट्रोटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट थ्रू द डिप्लेशन ऑफ सच जैस एयर, वाटर एंड सॉइल। कहा गया कि जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, अगर इनकी जो क्वालिटी है, इनका दुरुपयोग होने लग जाए, इनकी क्वालिटी ख़राब होने लग जाए, तो क्या ये इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो रहा है, दूषित हो रहा है। दूषित कब होगा? जब एयर, वाटर और सॉइल का गलत इस्तेमाल होगा, तभी इन चीज़ें दूषित होंगी। कुछ इसमें चीज़ें और हैं, जैसे कि इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स पे ध्यान देंगे आप, बाकी सब चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगी। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो यूएन है आपका, यूनाइटेड जो नेशन है, उसने 10 चीज़ों को ऑफिशियली मतलब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के अंतर्गत रखा हुआ है। कौन कौन सी उसके अंदर चीज़ें हैं अगर आप देखें तो उसमें कुछ चीज़ें कही गई हैं, जैसे कि एक हो गया आपका डिजास्टर, जो डिजास्टर रिडक्शन है इसको देखना है। इसके अलावा जो एयर है, वाटर है, सॉइल है, और जो नेचुरल गैसेस हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, इनको रखा है कि इन पे हमें कंट्रोलिंग करनी, तभी हम इन्वायरमेंट को थोड़ा बेटर बना सकते हैं। एक इस लाइन को एक बार ज़रा ध्यान से आप देखेंगे, द रिडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू मीट द सोशल एंड इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड नीड्स। कहा गया कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं सर, इन्वायरमेंट को हम लोग बेटर बनाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा तो आने वाले वक्त में फ्यूचर के अंदर बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट की जो आपको एक बेसिक और भी तो समझ में आ गया होगा। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट का जो लेवल है वो ख़राब हो रहा है, तो उसको बेहतर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, एयर, वाटर, गैसेस, नेचुरल गैसेस, इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज अ फंड इन प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कौन सी चीज़ों को हम इस्तेमाल में लाते हैं? सबसे पहले करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल, कैश एंड ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो आप सभी को ध्यान होगा जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग बात करते हैं ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होता है बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से अलग होता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वर्किंग कैपिटल, इसके अंदर वर्किंग कैपिटल पर बेसिकली काम किया जाता है। तो ये एक बार आप ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, शायद मैंने कुछ ऑप्शन चूज़ करने में शायद गलती कर दी है, इसको ऑप्शन इसका बी होना चाहिए आई थिंक। एक बार आप देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर कर देता हूँ। वर्किंग कैपिटल जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली तैयार किया जाता है वर्किंग कैपिटल को पता करने के लिए। वर्किंग कैपिटल को पता करने के लिए बेसिक जो पर्पज़ होता है आपका, वो वर्किंग कैपिटल पता करना ही इसका बेसिक पर्पज़ होता है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट करें तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है। पूछा क्वेश्चन के अंदर ये गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज यूज्ड एज अ फंड इन प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये कहा जा रहा है कि हम एज अ फंड कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हम उस केस में हमारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही ऑप्शन सही होगा। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है और ये एग्जाम के अंदर भी इस पर डाउट क्रिएट हुए थे। वर्किंग कैपिटल पर हम लोग काम करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर,
लेकिन वर्किंग कैपिटल में एज अ फंड जो हम यूज़ करते हैं, एज अ फंड हम लोग ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक इसका जो ऑप्शन है वो डी सही होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें आपत्ति हो तो उनके हिसाब से बी भी सही हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें कहा गया है विंडो ड्रेसिंग इज़ प्रोहिबिटेड ड्यू टू। जो विंडो ड्रेसिंग है वो क्यों प्रोहिबिटेड है, किस कन्वेंशन के थ्रू या किस मतलब रूल के थ्रू जो विंडो ड्रेसिंग है वो प्रोहिबिटेड है। पहला है आपका कंजर्वेशन कन्वेंशन, दूसरा है आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, तीसरा है कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी, चौथा है एरियर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो विंडो ड्रेसिंग क्यों प्रोहिबिटेड है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होना चाहिए, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट है, और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिटेल के अंदर देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और कन्वेंशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए जो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है ये क्या बात करती है। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर बताता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ प्रिपेयर करना चाहिए और उससे जितनी भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग की वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए। यानी अकाउंटिंग स्टेटमेंट बहुत ही ऑनेस्टी और बहुत ईमानदारी से प्रिपेयर किए जाएँ, जितनी भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सब कुछ डिस्क्लोज किया जाए। जब हम जब हम लोग अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को बना रहे हो, उन्हें अकाउंट्स वगैरह तैयार कर रहे हो, तो जितनी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, मटेरियल का मतलब है जो मैटर करती है, जो अकाउंट से रिलेटेड है, उसका कहीं ना कहीं यूज़ है, उन सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, मतलब सबको ओपन करेंगे। ये बेसिकली बताता है आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें कुछ और चीज़ें हैं। ये जो कंसेप्ट है आपका बेसिकली 1956 जो हमारा कंपनी एक्ट है वहाँ से इसका बेसिकली रिलेशन है। दैट मीन्स कि प्रॉपर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट अगर आप देखिए तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस चीज़ पे बात करता है? कंसिस्टेंसी आपसे कहता है कि रूल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्व एंड अप्लाइड। यानी कि अकाउंटिंग करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो एक बार आपने अप्लाई कर दिया उन्हीं को आपको आगे कैरी ऑन करना है, उन्हें बीच में चेंज नहीं करना है, उन्हें बीच में हर साल बदलना नहीं है। यानी कि जो भी आपका कंपनी का सिस्टमेटिक तरीका होगा अकाउंटिंग करने का उसे हम क्या करेंगे, लॉन्ग पीरियड तक अनचेंज रखेंगे, उसे टाइम टू टाइम हम चेंज नहीं करेंगे। ये बताता है कि आपका कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट अगर आप देखें कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बताता है? ये कहता है कि एंटीसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर पूछा गया है, हाल ही में एग्जाम के अंदर एक स्टेटमेंट पूछा गया। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या बताता है कि एंटीसिपेशन नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइडेड फॉर द फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? कहा गया है कि इट इज़ एसेंस ऑफ दिस कन्वेंशन फ्यूचर इज अनसर्टेन। मतलब इसका बेसिकली मतलब क्या है कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है, फ्यूचर में कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी घटना आपके फेवर में भी हो सकती है और कोई भी घटना आपके अनफेवर में हो सकती है। सो फ्लक्चुएशन एंड अनसर्टेनिटीज आर नॉट अनकॉमन। कहा गया कि जो फ्लक्चुएशन है वो कैसी कॉमन, जरूरी नहीं कि वो कॉमन ही हो। सो कंजर्वेटिव रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ चूजिंग एंड प्रोसीजर दैट लीड्स टू अंडरस्टैंड अगेंस्ट द ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड इनकम। यानी कि आपको किसी भी तरीके से अपने रिसोर्सेज की जो अलग अलग रिसोर्सेज से इनकम जनरेट होने वाली उसको आप एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, आप पहले इसके लिए कोई पहले से कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में लॉस हो सकता है इसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। बेसिकली ये आपका कंजर्वेटिज्म जो कन्वेंशन है वो बताता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट होगा उसका पहले से कोई प्रोविज़न बना के आप नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशन ऑफ मैटरिटी। मैटरिटी देखिए क्या बताता है कि एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव द नॉलेज अबाउट इट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म इन्वेस्टर। दैट मीन्स इसका पूरा मतलब समझिए। कहा गया कि अकाउंटिंग के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करना है जो इन्फॉर्मेशन आपके डिसीजन में थोड़ा सा भी मैटर प्ले करती है, थोड़ा सा भी रोल प्ले करती है। मेटलिटी का बेसिकली मतलब ही यही है कि हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके डिसीजन से, जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ रिलेशन रखती है और थोड़ा सा भी रोल प्ले करती है तो उसे हम इग्नोर नहीं करेंगे, उसे हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी आपको बताता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन था। अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ पढ़ेंगे। इसमें है विच काइंड ऑफ इकोनॉमीज एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की बात इसमें कौन करता है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की बात इसमें कौन करता है? नॉर्मेटिव
पॉजिटिव, माइक्रो एंड मैक्रो। यानी वो कौन सी इकोनॉमीज़ है जो कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है। तो पॉजिटिव जो इकोनॉमी है आपकी वो कॉज एंड इफेक्ट की बात करती है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसके अंदर देखिए कहा गया है अ कमोडिटी इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। एक कमोडिटी मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई है, देन द डिमांड फॉर इट इज़ नोन एज। तो उसकी जो डिमांड होगी उसे क्या कहा जाएगा। एक कमोडिटी मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल की गई, उसकी डिमांड को क्या कहा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगा, आपको बताना है। पहला जॉइंट डिमांड, दूसरा कंपोजिट डिमांड, तीसरा डायरेक्ट डिमांड, चौथा ऑटोनोमस डिमांड। अब ध्यान से आप समझिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जॉइंट, कंपोजिट, डायरेक्ट एंड ऑटोनोमस डिमांड। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि एक कौन सी चीज़ जो कि मल्टीपल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि कंपोजिट डिमांड के अंदर हम मल्टीपल यूजेस के लिए किसी चीज़ की डिमांड करते हैं। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लें, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। जॉइंट डिमांड पहले देखेंगे। जॉइंट डिमांड इज अ डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विस होते हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो दूसरा आपको खरीदना ही पड़ेगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। जैसे कि ब्रेड एंड बटर का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो कई ऐसे एग्जाम्पल है कि एक चीज़ अगर कंज्यूम करोगे तो दूसरी कंज्यूम करनी पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया आपका, ये भी इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कंपोजिट डिमांड की, जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया, तो कंपोजिट डिमांड हमेशा मल्टीपल यूजर्स के लिए होती है। एक ही प्रोडक्ट होगा लेकिन उसके मल्टीपल यूजर्स होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मिल्क, अब मिल्क के मल्टीपल यूजर्स हैं। मिल्क से आप चाय भी बना सकते हैं, दही भी बना सकते हैं, छाछ भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जा सकती हैं। तो ये क्या, ये कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्पिटेटिव डिमांड, तो कॉम्पिटेटिव डिमांड क्या, कॉम्पिटेटिव डिमांड वो डिमांड होती है जिसका बेसिकली रिलेशन होता है कस्टमर की चॉइस के ऊपर। यानी कि जो कस्टमर सर्विस है, जो भी कस्टमर आप सर्विस दे रहे हैं, जो भी आप सुविधाएं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, उन सुविधाओं के आधार पे और प्रोडक्ट के प्राइस के आधार पे, कंपटीशन के आधार पे जो डिमांड घटती बढ़ती है वो होती है आपकी कॉम्पिटेटिव डिमांड। तो ध्यान रखिएगा, कंपटीशन का मतलब किस किस चीज़ों से है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ से है, और दूसरी चीज़ किससे है, प्रोडक्ट के प्राइस से है। तो प्राइस और क्वालिटी के आधार पर जो डिमांड डिसाइड होती है वो होती है आपकी कॉम्पिटेटिव डिमांड। नेक्स्ट अगर आप देखें डायरेक्ट एंड डिराइव्ड डिमांड, आपको पता है डायरेक्ट डिमांड क्या, जो फाइनल गुड्स की हम डिमांड करते हैं उसे डायरेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फूड, क्लॉथ्स वगैरह हो गई। और डिराइव्ड डिमांड का मतलब कि एक प्रोडक्ट की हम डिमांड करते हैं और उसके साथ में दूसरी चीज़ की डिमांड करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई ड्राइंग करने के लिए वाइट पेपर ले लीजिए, बड़ा सा चार्ट ले लीजिए, तो आपको पेन वगैरह किस मतलब जो स्केच पेन है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज डिराइव्ड डिमांड। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। सैंपल डिज़ाइन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि सैंपल डिज़ाइन इन्वॉल्व द फॉलोइंग, यानी सैंपल डिज़ाइन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है सैंपल यूनिट, साइज ऑफ सैंपल, तीसरा है आपका टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, चौथा है टाइप सैम्पलिंग प्रोसीजर, और पांचवा है पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। एक बार फिर से देखें, पहला ऑप्शन सैम्पलिंग यूनिट, दूसरा साइज ऑफ सैंपल, तीसरा टाइप ऑफ यूनिवर्स, चौथा सैम्पलिंग प्रोसीजर, पांचवा है पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। आपको क्या करना है, सीक्वेंसिंग में इन्हें कनेक्ट करना है एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग के अंदर। तो इसके जो सीक्वेंसिंग का ऑप्शन है आपके पास वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दे रखा। अब इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका ऑप्शन चूज़ कर लेंगे सी। तो सी इसका ऑप्शन है जिसमें पहले नंबर पे 3 है, दूसरे पे 1 है, फिर चौथा, फिर सेकंड और पाँचवा। वापस अगर आप समझें तो तीसरे से स्टार्टिंग इसमें करी गई थी। सबसे पहले नंबर पे कौन सा था, 3 था, और इसी के आधार पे आपको क्या करना है, चेक करना है। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपीएचएससी एग्जाम के लिए कम इंपॉर्टेंट है, बट यूजीसी नेट कॉमर्स के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी ऑप्शन इसका ठीक होगा। इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं, इसका कंसेप्ट सिर्फ एक बार देख लेंगे तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो अगर आप लोग सैंपल डिज़ाइन की बात करें तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है टाइप ऑफ यूनिवर्स। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप डेवलपिंग एनी सैंपल डिज़ाइन टू क्लियरली डिफाइन द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें उसका ऑब्जेक्ट सेट करना है कि हम किस तरीके से या किस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन बना रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो सैम्पलिंग यूनिट क्या बताता है आपसे, सैम्पलिंग यूनिट बताता है कि a decision has to taken concerning about a sampling before selecting sample, यानी कितनी यूनिट का आपको सैंपल लेना है ये चीज़ आपसे बताता है। सैंपल कहाँ से लेना है, किस स्टेट वाइज लेना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज लेना है, विलेज वाइज लेना है, इस चीज़ पे सबसे पहले ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर आप देखें तो सोर्स लिस्ट, यानी आपको सैंपल कहाँ कहाँ से लेना है उसकी सोर्सेज की एक लिस्ट तैयार करनी होती है। और फोर्थ है आपका साइज़ ऑफ सैंपल, सैंपल का साइज़ कितना होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ जो आइटम्स हम कितने सैंपल में से सेलेक्ट करेंगे। और जो लास्ट आपका ऑप्शन होगा वो जो लास्ट है स्टेप वो है पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि कितने मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स पे हम लोग उन सैंपल्स पे काम करेंगे वो चीज़। तो अल्टीमेट अगर आप देखें तो 5 इसके स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। निम्नलिखित में से कौन सा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर नहीं आता। क्वार्टाइल, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये कंसेप्ट आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। और मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी होता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता है। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्वार्टाइल नहीं आता है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये तीनों आते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। एक बार आप चाहें तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर किया है रेंज शामिल होता है, क्वार्टाइल डेविएशन आता है, मीन डेविएशन आता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। तो यानी ये 4 चीज़ें इसके अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब देखना है आपको, नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रीक्स रूल इज़ यूज टू फाइंड आउट डायरेक्टली, यानी जो स्ट्रिक का जो रूल है वो किस चीज़ को फाइंड आउट करने में काम करता है। तो नंबर ऑफ क्लासेस इन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ क्लास लिमिट एंड डायरेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन। ये भी बेसिकली जो क्वेश्चन है वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से ही रिलेटेड है। तो आपको इसमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है और इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को आप समझ लें। ये जो आपका स्ट्रीगीज का रूल है ये डिटरमाइन करता है डिजायर्ड नंबर ऑफ ग्रुप्स इनटू विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी क्लासिफाइड, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसे जब हम क्लासीफाई करते हैं तो कितने नंबर ऑफ ग्रुप हमें क्रिएट करने हैं ये बेसिकली आपको बताता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले भी पूछे गए हैं और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर हैज़ एप्लीकेशन इन बोथ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिक्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स दोनों के अंदर इस्तेमाल होता है। SPSS, SAS, R, नन ऑफ अबव। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से स्टैट्स और मैथमेटिक्स दोनों में कौन सा यूज़ होता है। सी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जो दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जाए। तो कुछ सॉफ्टवेयर की हम यहाँ बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी आता है UGC नेट कॉमर्स के, जो कि सॉफ्टवेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार आप देख लें। AMOS एक ऐसा स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर हम R की बात करें तो R जो है एक स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये किसके लिए है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए इसे हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें SAS की, यानी स्टैटिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर, तो जिसे नाम सही से समझ में आ पा रहा है, ये प्रोग्रामिंग एंड स्टैटिकल जो आपके जो एनालिसिस होते हैं उनके लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप SAS JMP की बात करें तो ये बेसिकली किसके लिए है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे SPSS की, तो ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है। SPSS का बेसिकली जो मतलब स्टैटिस्टिक्स के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। और एक स्टैटा है, बेसिकली स्टैटिक सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर द सपोर्ट वेरियस स्टैटिकल एंड इकोनोमेट्रिक मेथड्स। कुछ आपके स्टैटिकल मेथड्स हैं जिनमें इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मैचिंग क्वेश्चंस हैं, UGC का फेवरेट क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन खूब ज़्यादा पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो मैच करना है आपको इसमें प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सामने उनके प्रोपाउंडर्स के नाम दे रखे हैं और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको देख के इसमें से बताना है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऑप्शन बी क्या बताता है आपसे, एक बार आप यहाँ से फटाक से समझ लें। जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट है, आप जानते हैं कि पीटर डकर के द्वारा प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो डेवलप किया गया था। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बनाया था, सभी जानते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट बनाया था आपका FW टेलर ने। तो 2 ऑप्शन से आप यानी A का 4 और C का 2 इससे ही मैच कर सकते थे। A का जो 4 है इसका है और C का 2 जो है B वाले ऑप्शन में है। दैट मीन्स कि 2 ऑप्शन मैच करके आप आगे बढ़ सकते थे। तो ये ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। खैर
वापस बात करते हैं क्वेश्चन पे 14 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्निक किसने डेवलप करी? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, यूपीएचईसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएचईसी ऐसे क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछती है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसने प्रोपाउंड किया है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। लेस्टर आर वेटल जो हैं इसके प्रोपाउंडर हैं। लेस्टर आर वेटल जो है इसके प्रोपाउंडर हैं। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को एक बार आप समझ लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इसके कंसेप्ट से रिलेटेड। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बताता है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक बिजनेस की ऐसा सिस्टम है, एक बिजनेस की ऐसी स्टाइल है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए या कोई ऐसा कह सकते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरली का मतलब जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर होती हैं, ये प्रॉब्लम उनसे थोड़ा सा हट के है, मतलब उनसे बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल वही नहीं है जो कि एक्चुअली प्रॉब्लम रिपीट होती हैं, थोड़ा नई टाइप की प्रॉब्लम है। इस केस में क्या होता है कि जो बेसिकली मैनेजर होता है वो इसे क्या करता है, इसके लिए एक स्पेशली उस पर पूरा कंसंट्रेशन करता है और पूरी स्किल्स का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को समझता है और सिचुएशन को समझ के एक प्रॉपर तरीके से एक इसका जो रेजोल्यूशन है वो निकालता है। तो ये होता है बेसिकली मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाम से ही थोड़ा सा लग रहा था, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसके बाद इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। यानी कि एक्सेप्शन में जो प्रॉब्लम होगी वो एक्सेप्शनल प्रॉब्लम होगी, मतलब वो जो कुछ तो प्रॉब्लम ऐसी होती जो बिजनेस में आती रहती, कॉन्टिन्यूस आती, तो उनको सॉल्व करने का तो एक प्रॉपर ढंग है। लेकिन जो नई प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको ढंग को समझना पड़ेगा, बारीकी समझनी पड़ेगी और देन उसके बाद कहीं एक सही सोल्यूशन उसका निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन केस में कौन कौन से पार्ट हैं? आपके सामने जो ऑप्शन है, ड्यूटीज़ परफॉर्म, जॉब समरी, जॉब आइडेंटिफिकेशन, सुपरविजन गिवन एंड डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो नहीं आता है। और अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन में चार ऑप्शन दे रखे हैं। दैट मीन्स कि जिसमें पांचवा ऑप्शन नहीं होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उस हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसमें पांचवा नहीं दे रखा है। बाकी पाँच की पाँच, चार की चारों चीज़ें सही हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में ड्यूटीज़ भी आती हैं, जॉब समरीज भी आती हैं, जॉब आइडेंटिफिकेशन भी आता है और सुपरविजन भी मिलता है आपको। तो ये चीज़ें बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन से। इसके कुछ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ नीचे आपके पास नोट्स के लिए दे रखा है। जॉब डिस्क्रिप्शन में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी बात की जाती है, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आते हैं। इसके अलावा क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, वो भी चीज़ें होती हैं। कौन सी आपको ड्यूटीज़ करनी है उसके बारे में पता होता है, उसके लिए क्या स्किल रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में पता होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको शायद पहले से पता थी, क्योंकि ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और यहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते रहे हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कौन सा इसमें पार्ट है? सेबी, इंडियन कंपनी एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई। तो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कौन बेसिकली हेल्ड करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हेल्ड करने का काम करता है। आरबीआई के इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी एक्ट भी नहीं देखता है, ना ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। इसको थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में। और 17 जो क्वेश्चंस होगा उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पे छोड़ी गई हैं जिनको आप गूगल करके या उन अलग अलग बुक से उनको आप देख सकते हैं। देखिए 17 में आपसे क्या कहा जा रहा है? अ मेथड फॉर अचीविंग मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्स फ्रॉम लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज, यानी मैक्सिमम मार्केट रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द लिमिटेड मार्केटिंग रिसोर्सेज बाय रीऑर्गेनाइजिंग डिफरेंसेस इन द रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द मार्केट। यानी कहा गया कि मार्केट को आपके पास क्या है कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं और आप मैक्सिमम रिस्पॉन्स चाहते हैं। उसके लिए आप मार्केट को अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे पार्ट में डिवाइड करें तो उसे हम क्या कहेंगे? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका मार्केटिंग टारगेटिंग, मार्केटिंग पोजिशनिंग, और नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग सेगमेंटेशन ही इसका ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि आप कंसेप्ट को समझें। मार्केटिंग सेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है
जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि पूरी मार्केट को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग पार्ट में हम लोग अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर डिवाइड करते हैं और फिर हम उन करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग यानी उन पार्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के आधार पर उन्हें हम मतलब प्रोडक्ट सेल करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है कि मार्केट को हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, उसे हम क्लासीफाई करने का काम करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो इसको पूरे कंसेप्ट को देख सकते हैं किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, या प्रॉफिट अर्न करना है या कस्टमर मैक्सिमाइज करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई कस्टमर सेगमेंट। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर का सेगमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जैसे BMW जो है वो पार्टिकुलर कस्टमर्स के लिए गाड़ी बनती है, हर कस्टमर के लिए नहीं बनती है। तो क्या करना है, आपको सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट अगर आप इसके अंदर देखें, इवेलुएट टारगेट मार्केट। हमें अब क्या करना है, टारगेट मार्केट को इवेलुएट करना है कि हमें कौन सा टारगेट मार्केट मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा। नेक्स्ट है डेवलप द मार्केट सेगमेंटेशन। हम क्या करना, मार्केट सेगमेंटेशन हमें डेवलप करना है और फिर हमें एक प्लान बनाना है कि हमें किस ग्रुप को किस तरीके से मतलब अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। अल्टीमेट थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं और अलग अलग पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, टारगेट करके अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्लेज देयर सिग्निफिकेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स व्हेन दे डू नॉट सेल टू अल्टीमेट यूजर्स और कंज्यूमर। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन वो है जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर और यूजर्स को प्रोडक्ट नहीं बेचता है, और बेसिकली वो रिटेलर्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की एक बहुत बड़ी कड़ी भी है। तो रिटेलर डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचता है, होलसेलर ये डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं बेचता है, मीडिएटर और कमीशन एजेंट ये भी डायरेक्टली कस्टमर को ही प्रोडक्ट बेचते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन था जिसका आंसर मोस्टली सारे स्टूडेंट को पता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 19 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन द मार्केटिंग मिक्स 4 P's ऑफ मार्केट। तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग जिसे मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं, सब जानते होंगे। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब आप सोचिए कितना बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यानी है तो एक 4 को 4 चीज़ें आपके सामने, लेकिन सीक्वेंसिंग गड़बड़ है इनकी। तो पहले प्रोडक्ट आता है, फिर प्राइस, फिर प्लेस, फिर प्रमोशन। ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। इस कंसेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इससे और भी पूछे जा सकते हैं। तो जो 4 P's ऑफ मार्केटिंग है इसे हम मार्केटिंग मिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, जेरोम मैकार्थी ने दिया था। कब दिया था, 1960 के अराउंड दिया था। एक इनकी बुक थी बेसिकली जिसका नाम है एक मैनेजरियल अप्रोच, यानी बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच। इसमें इन्होंने इस कंसेप्ट को दिया हुआ था। ठीक, इसके अंदर उन्होंने 4 क्लासिफिकेशन किए हैं मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आई थिंक पहले से पता थी, और जो चीज़ें नहीं पता हैं आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एक नए क्वेश्चन की, क्वेश्चन 20। Which research include all type of researches into human motive when it refers to qualitative research designed to uncover the consumer's subconscious और hidden motivation। यानी एक कंज्यूमर को मोटिवेट करने के लिए जो रिसर्च की जाती है, जिसमें हम कंज्यूमर्स की मतलब नीड्स को समझ के उसे मोटिवेट करते हैं, तो उसे हम कौन से रिसर्च बोलेंगे, मोटिवेशन रिसर्च कहेंगे, मार्केटिंग रिसर्च कहेंगे, मैनेजरियल रिसर्च कहेंगे या प्राइस। तो बहुत बेसिक सवाल है। अब बहुत आसानी से मेथड ऑफ एलिमिनेशन इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मार्केटिंग रिसर्च नहीं हो सकता क्योंकि मार्केटिंग में मोटिवेशन की बात नहीं करते। ये मैनेजरियल रिसर्च भी नहीं है क्योंकि हम किसी डिसीजन मेकिंग की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, और ना ही ये प्राइस की बात करी जा रही है। तो ऑप्शन बचता कौन सा है, प्राइस रिसर्च। तो इसका प्राइस रिसर्च ही ठीक ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसका राइट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने वाले हैं 21 की। देखिए यहाँ पे, फॉल्स एंड मिसलीडिंग क्लेम एंड वल्गैरिटी इन एडवर्टीजमेंट डू नॉट मैच। आप क्या कर रहे हैं, कोई गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई गलत क्लेम कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। मतलब जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं उसमें गलत तरीका इस्तेमाल करके कस्टमर तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट, इथिक्स इन एडवर्टाइजिंग, मास लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई फॉल्स या मिसलीड करना, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं। इन सब चीज़ों को कहा गया है कि डू नॉट मैच, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ से इसका रिलेशन नहीं है। तो इथिक्स इन एडवर्टीजमेंट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि इथिक्स एंड एडवर्टीजमेंट आपसे ये बताता है कि आपको जो एडवर्टाइजिंग करनी है उसके लिए जो सिस्टम है उनको फॉलो करना है। दैट मीन्स कि इथिक्स का मतलब क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ मोरल रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कोई बिजनेस करेंगे या कोई एक्टिविटी करेंगे। एडवर्टीजमेंट की इथिक्स ये है कि आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो किसी भी तरीके से कस्टमर को मिसलीड नहीं करेंगे, कस्टमर को कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, या कस्टमर को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जिससे कि उसे फ्यूचर में नुकसान हो। तो ये बेसिकली इथिक्स एंड एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट था जिससे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 22